नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जंग के आसार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसी कई खबरें हैं जो ये बताती हैं कि ईरान अब दमिश्क में अपने दूतावास पर हुए इजरायली हमले का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, तो वहीं इजराइल भी ईरान के किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए कमर कसकर बैठा है। यहाँ तक कि इजराइल में सैन्य कर्मियों की छुट्टियां तक रद्द कर दी गई हैं। इस पूरे मामले में नज़र बनाए बैठा अमेरिका इस जंग को लेकर अब और ज़्यादा अमेरिका को इसके फैलने की आशंका नज़र आ रही है, लिहाजा अमेरिका हाई अलर्ट पर है। अगर ऐसा हुआ तो ये तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को और ज़्यादा प्रबल कर देगा, ईरान का इजराइल पर हमला और उसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट। इसी बीच इजराइल ने पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त तरीके से हवाई हमला भी किया है। दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया था, जिसके बाद से इजराइल काफ़ी नाराज़ है। इजराइल की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि ये हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर ही किए गए हैं। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बीच गोलीबारी भी जारी है। इजरायली सेना ने एक बयान में बताया कि इजराइल के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी शहर बालबेक में हिजबुल्लाह के एक मिलिट्री कंपाउंड और 3 बाकी इमारतों पर हमला किया। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थक माना जाता है। दरअसल इस पूरे इलाके में ईरान ही वो इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जो गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले का न सिर्फ खुलकर विरोध कर रहा है, बल्कि उसके समर्थन वाली गुरिल्ला फोर्सेस भी इजराइल पर हमले कर रही हैं। यानी एक तरीके से देखा जाए तो पूरे खाड़ी के इलाके में ईरान इकलौता ऐसा मुल्क है जो इजराइल के साथ इजराइल को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक वक्त था जब इजराइल और ईरान बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। अब अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान और इजराइल बेस्ट फ्रेंड से कट्टर दुश्मन बन गए। एक दौर था जब ईरान इजराइल के साथ उस वक्त खड़ा हुआ था जब ज़्यादातर अरब देश उसके खिलाफ थे। 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई और इसे मान्यता देने की बात आई तो ईरान ऐसा फैसला लेने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल मुल्क था। ईरान उस स्पेशल यूएन कमेटी के 11 सदस्यों में भी शामिल था जिसे 1947 में इस इलाके पर ब्रिटिश कंट्रोल के खत्म होने के बाद फिलिस्तीन के लिए समाधान तैयार करने के लिए बनाया गया था। ये फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की विभाजन योजना के खिलाफ मतदान करने वाले 13 देशों में ईरान शामिल था। यानी ये कह सकते हैं कि ईरान को इजराइल के बनने से कोई परेशानी नहीं थी, जबकि दूसरी ओर बाकी अरब देशों ने इजराइल के साथ 3 युद्ध लड़े। लेकिन अमेरिका की मदद के चलते इजराइल इन तीनों जंगों में विजयी रहा। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच की दोस्ती की वजह अमेरिका ही था। अमेरिका ने 1953 में ईरान के अंदरूनी राजनीति में दखल दिया और पहलवी राजवंश को सत्ता स्थापित करने का अमेरिका ने उसकी मदद की। इस सत्ता के तहत ईरान अमेरिका का ही पिछलग्गू बनकर रहा और इजराइल का साथ देता रहा। लेकिन कहानी 1979 में तब बदली जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और शाह की सत्ता को उखाड़कर इस्लामिक शासन को स्थापित कर दिया गया। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के साथ सभी तरह के डिप्लोमेटिक और व्यापारिक ताल्लुक तोड़ लिए। अयातुल्लाह खुमैनी के सत्ता में आने के बाद तो इजराइल और ईरान के बीच काफ़ी तनाव बढ़ा और उन्होंने इजराइल को ईरान में छोटा शैतान और अमेरिका को महान शैतान के रूप में कहा जाने लगा। ईरान ने इजराइल के साथ सभी तरह के ताल्लुक तोड़ दिए। दोनों देशों के नागरिक अब एक दूसरे देश में यात्रा नहीं कर सकते और फ्लाइटें रद्द कर दी गई। तेहरान में इजरायली दूतावास को फिलिस्तीन के दूतावास में तब्दील कर दिया गया। खुमैनी ने मुसलमानों के पवित्र महीने यानी रमजान के हर आखिरी शुक्रवार को कुद्स दिवस के रूप में अनाउंस उसका किया। तब से पूरे ईरान में फिलिस्तीनियों के समर्थन में उस दिन बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की जाती हैं। जेरूसलम को अरबी में अल कुद्स के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, ईरान ने इजराइल के खिलाफ 1980 के दशक में एक शैडो वॉर का भी आगाज़ किया। ईरान गाज़ा में हमास को मजबूत करने के कोशिश में लगा रहता है, ऐसे ईरान पर आरोप है। वहीं यमन में हूती विद्रोहियों को भी खड़ा करने में ईरान का ही हाथ माना जाता है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह भी ईरान के सहयोग से ही पनप रहा है। मौजूदा हालात में इजराइल जहां हमास के साथ जंग में उलझा हुआ है, वहीं लेबनान में यानी उस इजराइल की उत्तरी सीमा में हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमला लगातार जारी है। हूती विद्रोही लाल सागर में अमेरिका और उसके साथी देशों के टैंकरों पर लगातार हमले बोल रहे हैं। यानी हमास के साथ इजराइल की जंग में अगर कोई तीसरा मुल्क खुलकर एक्टिव है तो वो ईरान ही है। अब सवाल ये है
क्या ईरान में इतना मादा है कि वो इजराइल को सीधी जंग में मात दे सके? अब हम आपको इन दोनों मुल्कों की ताकत से रूबरू कराते हैं। 2023 में ईरान की कुल आबादी 8.67 करोड़ है। वहीं इजराइल की आबादी करीब 89.14 लाख है। मैन पावर के लिहाज से देखें तो ईरान का पलड़ा भारी है, वो आगे नजर आता है। ईरान के पास जहां 4.85 करोड़ मैन पावर है, वहीं इजराइल के पास मैन पावर की क्षमता 37.44 लाख के करीब है। अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग होती है तो ईरान तुरंत 4 करोड़ लोगों को सेना में भर्ती करने का दम रखता है। वहीं इजराइल के पास युद्ध में हिस्सा लेने लायक करीब 31.11 लाख लोग ही हैं। ईरान के पास करीब 5.75 लाख लोगों की एक्टिव सेना है, जबकि इजराइल के पास महज 1.73 लाख लोगों की एक्टिव फोर्स है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीब 4 लाख का बड़ा अंतर है। दोनों देशों की रिजर्व फोर्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ भी इजराइल ईरान के आगे काफ़ी कमज़ोर नज़र आता है। इजराइल के पास करीब 4.65 लाख की रिजर्व फोर्स है, वहीं ईरान के पास 3.50 लाख की फोर्स है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास पैरामिलिट्री जवानों की संख्या 90,000 के करीब है, वहीं इजराइल के पास पैरामिलिट्री जवानों की संख्या महज 8,000 है। लेकिन बात अगर डिफेंस बजट की करते हैं तो इजराइल ईरान से काफ़ी ज़्यादा आगे है। इजराइल का पिछला रक्षा बजट करीब 2,430 करोड़ का था, 2,430 करोड़ डॉलर्स का था। वहीं ईरान का 555 करोड़ डॉलर्स का रक्षा बजट था। इजराइल के खिलाफ ईरान के पास एक गुरिल्ला फोर्स भी, और वो है आतंकी संगठन हिजबुल्ला, जिसकी बात हमने पहले की। इजराइल की उत्तरी सीमा पर साउथ लेबनान में हिजबुल्ला एक ऐसा संगठन है जहां उसकी हुकूमत चलती है। शिया मत को मानने वाला यह आतंकी संगठन ईरान के साथ खड़ा रहता है और भारी हथियारों से लैस है। माना जाता है कि ईरान ने ही इस संगठन को हथियार मुहैया कराए हैं। इस संगठन के यानी हिजबुल्ला के पास जो लड़ाके हैं उनकी संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा बताई जाती है। हिजबुल्ला के आतंकी यानी हिजबुल्ला के जो मेंबर हैं वो ईरान के इशारे पर पिछले कई सालों से सीरिया की जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है, जो सिविल वॉर चल रही है, वहाँ भी जंग लड़ रहे हैं। और वो बशर अल असद जो कि सीरिया के राष्ट्रपति हैं, जिनके खिलाफ ये जंग चल रही है, वो उसमें बशर अल असद का साथ दे रहे हैं हिजबुल्ला के आतंकी। यानी ये कह सकते हैं कि हिजबुल्ला के जो आतंकी हैं वो बैटल हार्डन आतंकी हैं, उनको जंग लड़ने का अच्छा खासा अनुभव है। इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्ला की मौजूदगी ईरान को ये एक मौका देती है कि वो डायरेक्ट इजराइल पर हमला न करके हिजबुल्ला के जरिए एक छद्म युद्ध यानी एक प्रॉक्सी वॉर चला सकता है। हालांकि वो ऐसा करता है तो इजराइल को ईरान अगर ख़त्म करने की कोशिश करता है अपने प्रॉक्सीज के जरिए या बाकी अपनी ताकत के जरिए, तो फिर अमेरिका भी इजराइल की मदद के लिए सामने आ सकता है। इजराइल की ऐसे ही हालात से निपटने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और अपने बाकी जो मिलिट्री अड्डे हैं उन सबको एक्टिव कर दिया है। यानी ईरान अगर खुद हिजबुल्ला के जरिए या खुद या अपने बाकी प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल पर हमला करता है तो फिर अमेरिका के इस जंग में कूदने की भी पूरी संभावना है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका को एक मैसेज भेजा है जिसमें उन्हें इजराइल के साथ जंग में मिलकर ईरान के खिलाफ जंग में न उलझने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा जो सबसे खास पहलू है वो इस पूरी जंग में अमेरिका की एंट्री का ही है। अमेरिका को अगर लगेगा कि ईरान अपनी ताकत के दम पर इजराइल को ख़त्म कर सकता है तो निश्चित तौर पर अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए जंग में कूदेगा। ऐसा उसने पिछली 3 जंगों में किया है। हालांकि डायरेक्ट अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन पिछली 3 अरब इजराइल वॉर में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया था। और फिर अगर इस बार ईरान के खिलाफ अमेरिका जंग में उतरता है तो ये तनाव या ये जंग वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ ईरानी बदले की कार्रवाई एक युद्ध का आगाज़ न होकर एक लिमिटेड ही रहेगी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें। नमस्कार।